देखो क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स हो गया होता है। नेट वर्किंग का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये वही तुम वर्किंग कैपिटल का ही तो स्टेटमेंट बना रहे हो, मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के बारे ही में तुम बात करने वाले हो। तो सबसे पहले क्या होता है, होल्डिंग पीरियड। तो पहले तो तुम ये समझ लो कि तुम जैसे कि तुम रॉ मटेरियल में लेकर के आए तो उसको 30 दिन तुम रखे हो। फिर वर्किंग प्रोग्रेस के लिए तुमने वर्किंग प्रोग्रेस के प्रोसेस के लिए तुम 20 दिन के लिए रखे हो। फिर वर्किंग प्रोसेस से सारा चीज़ बन गया तो जो फिनिश गुड्स अभी बिका नहीं तो फिनिश गुड्स स्टोरेज में तुम्हारा रखा हुआ है। फिर डेट कलेक्शन 40 दिन का वेट करते हो तब जा कर के तुम्हारा पैसा आता है, और क्रेडिटर को पेमेंट तुम 30 दिन में करते हो। तो ये सब देखो, होल्डिंग पीरियड निकालना कैसे होता है। सबसे पहले एवरेज ध्यान में रखना, एवरेज, और नीचे आता है एनुअल, ऊपर आता है एवरेज। मतलब अगर तुम रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकाल लो तो ऊपर भी आएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, लेकिन वो एवरेज होगा। नीचे क्या होगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कब होता है, प्रोडक्शन के दौरान होता है, मतलब सॉरी, रॉ मटेरियल स्टोरेज कब होगा, जब रॉ मटेरियल तुमको कंज्यूम, ये मुझे भाई ये एक गाड़ी बनानी है तो मुझे यार 10 किलो चाहिए, तो तुम उसके हिसाब से कर रहे हो तो रॉ मटेरियल तुम कितना कंज्यूम करोगे वो। फिर मान लो वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, तो एवरेज आएगा, नीचे एनुअल आएगा। नहीं, एनुअल, और फिर एनुअल से कर रहे हो इंटू 365, नहीं तो डिवाइड बाई 365 करके पर डे का लिखो नीचे। अगर इंटू 365 नहीं कर रहे हो तो डिवाइड बाई 365 करके करो, लेकिन इंटू 365 सही है क्योंकि बार बार इसी चीज़ को देखोगे तुम। तो वर्किंग प्रोग्रेस, तो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अब में चालू हो गया, आधा काम कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोडक्शन चालू हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स क्या होता है, फिनिश गुड्स में क्या होता है, एवरेज स्टॉक, वही ऊपर चीज़ आ जाएगा। फिर एनुअल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा। कलेक्शन, एवरेज रिसीवेबल्स, वही चीज़ है, कलेक्शन मतलब रिसीवेबल, और वो रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स पे होता है, तो यही, और ये क्रेडिट परचेज पे होता है। तो आर, व्हाट द फक दी ड्यूड, तो आर डब्ल्यू एफ डी माइनस सी हो जाएगा तुम्हारा। और मान लो तुम ये निकाले हो तो तुम ये आएगा कुछ डेज में आएगा, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम 365 डेज से तुम ना क्या कर सकते हो, डिवाइड कर लो, तो तुम्हारा 80 डेज आया तो उसको 360 से डिवाइड करो तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल हो रहा है। फिर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को उस 4.5 टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। या जैसे ये बोला है वैसे भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यार, वर्किंग अप्रोच में क्या होता है, एक तो टोटल अप्रोच आती है, एक कैश कॉस्ट अप्रोच आती है। तो एक बात याद रखना कि जैसे कि जैसे कि ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है, रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्किंग वीआईपी स्टॉक हो गया तुम्हारा, फिनिश। फिर उसके बाद वीआईपी स्टॉक के अंदर तुम्हारा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आएगा। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स स्टॉक हो गया, ये सब स्टॉक की बात हो रही है। वीआईपी स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, ये स्टॉक पे फोकस करो, और वीआईपी के अंदर ये तीनों आ रहे हैं। फिर डेटर, प्रीपेड, और फिर कैश एंड बैंक, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग। तो ये देखो, वी प्रोडक्शन ओवरहेड है यहाँ से 3, तो उसमें इंक्लूडेड होगा डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होगा डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स में इंक्लूडेड होगा डेप्रिसिएशन, डेटर में इंक्लूडेड होगा डेप्रिसिएशन। और मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी में नहीं होगा डेप्रिसिएशन। लेकिन ये टोटल अप्रोच है। कैश कॉस्ट अप्रोच है, तो कैश कॉस्ट अप्रोच में डेप्रिसिएशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कैश कॉस्ट अप्रोच में डेप्रिसिएशन की कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि ना, अगर डेटर देखो, डेटर में कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाना है, देखो कुछ नहीं बोलेगा तो टोटल अप्रोच पे जाएंगे, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग टोटल अप्रोच से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कैश कॉस्ट अप्रोच से बनाना है तो हम लोग कैश कॉस्ट अप्रोच से बनाएंगे। पहले तो ये देख लेना टोटल अप्रोच है कि कैश कॉस्ट अप्रोच है। फिर देखना डेटर क्या होता है, क्रेडिट सेल्स पे है कि सेल्स पे है। अगर देखो टोटल अप्रोच से बना रहे हो तो यार वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे भी हो सकता है और सेल्स पर भी हो सकता है, तो देख लेना
किस पे है वो बोलेगा। ये चीज़ों के बाद देखो, और देखो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता। दो चीज़ देखना है कि यह टोटल अप्रोच से बनाना है कि कैश कॉस्ट से, और क्या होता है डेटर में क्या है, सेल्स है कि नहीं, मतलब कॉस्ट पे है कि उस पे है। अगर कैश कॉस्ट अप्रोच पे है तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे होगा। फिर एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है। फिनिश गुड्स का स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है। और मैं बता दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेटर पे होता है। अगर डेटर कॉस्ट ऑफ सेल्स से है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे डेटर पे होता है। तो हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डेटर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे प्रीफर्ड करोगे, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो प्रीफर्ड। फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 50 100 50 कब करें। और इसको कंसीडर करना भूलना मत, इसको तुम भूल जाते हो बार बार। डेप्रिसिएशन फुल्ली इग्नोर किया अगर कैश कॉस्ट अप्रोच है। और नथिंग स्पेसिफाइड तो टोटल अप्रोच को यूज़ करना है। एक होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में देखो मैं बता दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग एक बराबर होता है, तो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो आता नहीं है। और प्लस जैसे कि क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स किस पे होता है, परचेज पे होता है। लेकिन यहाँ पे परचेज ही क्या है, कंजप्शन है, तो वही कंजप्शन पे हो जाएगा। लेकिन न्यू बिजनेस में ऐसा नहीं होता। न्यू बिजनेस में ओपनिंग तो रहेगा नहीं, क्लोजिंग रहेगा, तो उस पर ध्यान देना है। और उसका परचेज अलग होगा, कंजप्शन नहीं होगा वो परचेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं बस। देखो यहाँ पे कंजप्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो कंज्यूमर कंजप्शन किसके आता है, नीचे आता है। और ना तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा कंजप्शन क्या होता है, नीचे आता है। मतलब इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा, तो देखो तुम्हारा जो होता है, तुम्हारा कंजप्शन क्या होता है, तुम्हारा कंजप्शन नीचे आता है। और ऊपर क्या होता है, स्टॉक ऑफ द एवरेज, स्टॉक ऑफ द ऊपर हम बोले तो एवरेज आता है, नीचे एनुअल आता है। एनुअल इंटू 365 कर दोगे, इससे तुम्हारा एक ऑपरेटिंग साइकिल लिख जाएगा। और फिर एनुअल जो कॉस्ट आएगी उसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। इसमें आता है कि ये क्वेश्चन यही कर लोगे तो हो जाएगा। देखो क्या आता है, तो क्या आता है, कंजप्शन आता है, तो तुमको कंज्यूम निकालना है। तो कंज्यूम कैसे निकालते हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, देखो ओपनिंग है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज, तो एनुअल परचेज क्रेडिट 400 और माइनस 65 करोगे। 45 प्लस 400 माइनस 65 380। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। और ऊपर क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक का एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज, मतलब 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 50, 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 55 आ जाएगा। सेम सेम ऐसे ही करना है। एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, देखो ये तो ऑलरेडी गिवन है तो उसका बस ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज कर दोगे तो आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, रॉ मटेरियल 50 2 यूनिट है। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुमने यहाँ पे किया हुआ है। तो तुमको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट बनाओगे। और इनकम स्टेटमेंट में कुछ ओपनिंग क्लोजिंग तो होगा नहीं, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड। और ओवरहेड के जैसे कुछ नीचे होता है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री या फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फिर उसके नीचे ओपनिंग क्लोजिंग आता है, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, कॉस्ट ओपनिंग क्लोजिंग के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स आएगा, तो और फिनिश गुड्स के बाद तुम्हारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें प्लस होता है सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो क्या आता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। और प्लस तुम प्रॉफिट करते हो तो क्या आता है, सेल्स आता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले ये तो पहले फिक्स कर लो। और ना देखो एग्जिस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग होता नहीं है। और एग्जिस्टिंग में एक और चीज़ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे ही तुम क्रेडिटर निकालते हो, एक चीज़ ये कर लो। और यही दोनों चीज़ें ना वहाँ पे अलग होती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था कॉस्ट
अब ये देखो ये किससे कैश कॉस्ट अप्रोच है, टोटल अप्रोच है कि कैश कॉस्ट अप्रोच है, ये तुमको पहले पता करना पड़ेगा। तो ये तुम देखो कैश कॉस्ट निकालते हैं ना तो सेल्स तक के भी सेल्स तक तो जाते ही नहीं है कैश कॉस्ट बेसिस पे अगर निकालते हैं तो। देखो अब मुझे यहाँ पे डाउट ये आ रहा है कि ये कैश कॉस्ट बेसिस कैसे पता चलेगा, ये अभी तुम सर से पूछ लेना ये वाले क्वेश्चन में। बाकी तो जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो डेटा तो उसी पे निकालता है, और फिनिश गुड्स क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालता है, तो जो कि दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, तुमको पता था जैसे कि मैंने बताया इन सब पे स्टॉक होता है, तो वर्किंग वीआईपी स्टॉक स्टॉक आता है, इस पर स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स स्टॉक होता है, डेटर कैश यहाँ पे लिखे नहीं हो लेकिन वीआईपी स्टॉक डेटर स्टॉक होता है, करंट लाइबिलिटी ऑफ जो भी है। और यहाँ पे क्या होता है परचेज इक्वल टू क्या होता है कंज्यूम्ड ही होता है, तो ये उसी पे कंज्यूम्ड पे निकाला है। बाकी वेजेस का तो वेजेस पे निकल जाएगा, और जो भी होगा उस पर वो इस पे 50% है कि नहीं है ये मत भूल जाना, डिग्री ऑफ वो मत भूल जाना। और ये देखो इसका अलग है, जैसे रॉ मटेरियल का, जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक का 1 मंथ था, लेकिन मटेरियल इन प्रोसेस प्रोसेस मतलब क्या होता है वर्किंग प्रोसेस, वो हाफ ए मंथ है, तो मटेरियल वर्किंग प्रोसेस में आता है तो वो भी हाफ मंथ कंसीडर किया जाएगा। और इस यहीं पे वो डिग्री होता है वीआईपी में, भूलना मत इसको। तो यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या की हो, जैसे प्रोडक्शन 60,000 है, ठीक है, रॉ मटेरियल ₹3 है, ये है वेजेस है, रॉ मटेरियल स्टॉक का 2 मंथ का है, वीआईपी का 100, ये वीआईपी जो है वो 1 मंथ का है, और ये 100 50 50 है। फिनिश गुड्स का स्टॉक 3 मंथ का। देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग अलग होता है, इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। फिनिश गुड्स का स्टॉक तो डायरेक्ट चला जाता है वर्किंग कैपिटल में, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टॉक भी जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टॉक एक जगह और काम आता है जब तुम न्यू में जाओगे, ये तो एग्जिस्टिंग फॉर्म है पहली बात, जब तुम न्यू फॉर्म में जाओगे तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक तुम्हारा रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, क्रेडिटर 2 मंथ है, डेटर 3 मंथ है, और ये पेड है प्रीवियस मंथ का, अब पेड कर रहे हो तो मतलब ये क्या आउटस्टैंडिंग हो गया, और कैश। देखो इसमें सब चीज़ें तो लगभग जैसे इनकम स्टेटमेंट पहले बना दिए, इनकम स्टेटमेंट पहले बना दी, फिर वर्किंग कैपिटल तुमने रिक्वायरमेंट बनाया। वर्किंग कैपिटल देखो मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पे लगेगा 1,80,000, और वर्किंग वीआईपी 1 मंथ का लगेगा। ठीक है, और जैसे कि रॉ मटेरियल स्टॉक और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लोगे, एक आता है रॉ मटेरियल स्टॉक, तो उस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे ही रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेट होता है। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम पे रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेट होता है, और रॉ मटेरियल स्टॉक का एक और आता है जब न्यू फॉर्म होती है तो वो परचेज निकालने में काम आता है। यहाँ पे तुमने क्या गलती की थी, क्रेडिटर को तुमने 30,000 लिख दिया था, जो कि तुमने कैलकुलेशन में गलती की है, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर भी रॉ मटेरियल कंज्यूम पे होता है, मतलब 1,80,000 होगा, और क्रेडिटर का कितना है 2 मंथ का, इंटू 2/12 करोगे तो 30,000, एक मिनट देख रहा है, हाँ देखो 30,000 ही आ रहा है, तो वो सही है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद आता है BQ5 पे, मैंने ये समझाया कि ये दोनों क्या कहते हैं अलग अलग हैं। यहाँ पे लगभग सही था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे तुम निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक। फिनिश गुड्स क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलता है। अब तुम पहले तो ये देखो, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे तुम टोटल अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, कि तो करना ही भूल गए, टोटल अप्रोच लगा रहे हो कि कैश कॉस्ट बेसिस पे लगा रहे हो, तो वो अभी मैं बताता हूँ। देखना है कि डेप्रिसिएशन है कि, तो देखो कहीं तो डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। ठीक है,
देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है नहीं बताया, मान लो कि ये टोटल अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे कहीं डेप्रिसिएशन तुमको दिख रहा है? डेप्रिसिएशन तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो क्या इंक्लूड करेंगे? दूसरी बात ये कि ना डेटर ना हमेशा प्रिफर्ड करोगे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स पे नहीं प्रिफर करोगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ नहीं बोला है तो कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे प्रिफर करोगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे प्रिफर करोगे। कुछ नहीं बोला है तो तुम टोटल अप्रोच पे जाओगे, प्रिफर करोगे टोटल अप्रोच। लेकिन डेटर का कुछ नहीं बोला था तो कैश ऑफ क्रेडिट सेल्स को तुम क्या करोगे, प्रिफर करोगे। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा तो मान लो टोटल अप्रोच, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं, डेटर्स का भी कुछ कैलकुलेशन नहीं हो तो कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया कैश कॉस्ट ऑफ बेसिस, मतलब अगर डेप्रिसिएशन होगा तो लगाना नहीं है। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो कैश कॉस्ट ऑफ बेसिस पे करना है, तो डेप्रिसिएशन तो किसी काम का नहीं है। पहली बात, डेप्रिसिएशन तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे देखो सेफ्टी मार्जिन है, इसी पे कैलकुलेट होता है, भूल मत जाना। और क्वेश्चन में बोला है वर्किंग प्रोग्रेस को इग्नोर कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस को लिया नहीं गया है। वर्किंग प्रोसेस को, वर्किंग प्रोसेस आता तो मतलब रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड आते, और वो आते तो डिग्री उसी पे लगती है, डिग्री जो 50 वो होता है। तुमको ये होता होगा कि देखो ये यहाँ पे जो वेजेस है ये वो वेजेस पे ही लगते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। ओवरहेड वाले भी इसी पे लगेंगे, ठीक है। बाकी सब तो फिफ्थ वाला इजी है, कर लोगे। अब आता है न्यू प्रोजेक्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 से नई कंपनी स्टार्ट हो रही है। एक तो ये चेक करना रहता है टोटल है कि वह, फिर एक डेटर का चेक करना रहता है। एक क्या होता है, न्यू कंपनी है कि एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो एग्जिस्टिंग कंपनी हो रही थी तो ओपनिंग का तो कुछ नहीं करना था, ओपनिंग क्लोजिंग का तो कुछ करना नहीं रहता था। और क्रेडिटर क्या हो रहे थे, तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कंज्यूम पे ही, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे ही वो हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होता है, परचेज होता है। जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। तो पहले तो ये कर लो, इससे तुम्हारे ये हो जाएगा। दूसरी बात होती है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, न्यू वाले में अगर देखो यूनिट कंप्लीटेड है और वर्किंग प्रोसेस दिया, जैसे यूनिट कंप्लीटेड है 104,000 और वर्किंग प्रोसेस 4,000 यूनिट है, तो एग्जिस्टिंग क्या है, इतना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस न्यू प्लस वर्किंग प्रोसेस, सॉरी एग्जिस्टिंग प्लस WIP, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग प्लस WIP। और देखो ये WIP क्लोजिंग WIP में से माइनस हो जाएगा, तो मतलब इतना तो चला गया, हट गया यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये पार्ट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 178 वो। तो इसमें से देखो 104,000 में से 4,000 तो चला गया तुम्हारा, तो 1,00,000 बचा। 1,00,000 में से अब ये बोल रहा है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक 8,000 यूनिट पे कैलकुलेट करो, तो इसका डिवाइडेड करोगे किससे, देखो 104,000 प्लस 4,000 था, जिसमें से 4,000 तो चला गया, तो 104,000 ही ना बचा, ध्यान रखना। तो 104,000 से डिवाइड करोगे, इंटू करोगे 8,000, तो ये आएगा। तो इसमें से मतलब क्लोजिंग 8,000, मतलब ये भी 8,000 यहाँ से चला गया, तो इसके बाद जो बच रहा है वो तुम्हारा 96,000 बचेगा, ठीक है। और देखो अब तुम बोलोगे कि ये टोटल अप्रोच से कैलकुलेट किया गया है कि कैश कॉस्ट अप्रोच से, वो मैं बताता हूँ। देखो कुछ नहीं बताया है तो मतलब टोटल अप्रोच से किया गया है, डेप्रिसिएशन तो है नहीं कि इंक्लूड करूँ उसको, और यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि डेटर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो मतलब कि तुमको डेटर को प्रीफर्ड क्या होता है,
कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करना है, क्रेडिट सेल्स पे नहीं करना है, मतलब सेल्स पे नहीं करना है तुमको, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करना है। इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इस पे तुम्हारा डेटर क्या हुआ है, कैलकुलेट हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे तुम्हारा डेटर कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब तुम बोल रहे थे कि ये तुमको समझ नहीं आता कि प्रॉफिट वाला सेल्स तक कब जाए। देखो मैंने बताया था कि कैश कॉस्ट बेसिस पे होता है तो सेल्स तक कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है, तो तुम मतलब तुम सेल्स पे तक जाओ। समझ रहे हो इस बात को? अगर कैश कॉस्ट बेसिस लिखा रहता मतलब कुछ नहीं लिखा तो टोटल अप्रोच फॉलो करना है, मतलब सेल्स तक तो जाना ही है, तो सेल्स तक हम लोग आए। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम ईजिली अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे मिस क्या किए थे, यहाँ पे तुम लेना मिस कर दिए थे। अब तुम ये बोलोगे कि भैया हम तो यहाँ पे लेते थे ना उसको, वर्किंग प्रोसेस के स्टॉक को। अरे ये क्या है, WIP स्टॉक, ये क्या है WIP स्टॉक, और ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, और ये यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो यही चीज़ तो है। तो इसीलिए यहाँ पर भी डिग्री ऑफ वो लेना है, ध्यान रखना। ये कब, अगर यही नहीं रहता तब तो तुम यहीं से कैलकुलेट करते। ये न्यू कंपनी में ध्यान रखना है, जब यहाँ पे क्लोजिंग WP की वर्किंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो? उसके अंदर ने परचेज बता ही दिया था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक मत लेना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ये मैंने बताया था कि इसका एक जगह और यूज़ आता है, वो यहाँ पे आता है। बाकी सब तो कर लोगे। और देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी यही पूरा लोगे। देखो वेज रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम के जो सामने लिखा है वो पूरा, ऐसा नहीं कि तुम 104,000 का सोच रहे हो, नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के जो सामने लिखा है। वर्किंग कैपिटल बना रहे हो तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स में क्या आते हैं, वो स्टॉक आते हैं, स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने में क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट मतलब पहले तो मटेरियल होता है, मटेरियल से तुम्हारा वर्किंग प्रोसेस होता है, वर्किंग प्रोसेस से फिनिश गुड्स होता है। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दी भाई, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। इस दिमाग को तो, ये चीज़ तो दिमाग से उड़ा देना, ये गलत है एकदम। तुम ऐसे कर देना, जैसे करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स में स्टॉक जाते हैं, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स। और इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, ओवरहेड, फिर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। तो भाई ये चीज़ फॉर्मेट एकदम सही से याद होने चाहिए तुमको, मैं बता दे रहा हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये बोल दिया कैश कॉस्ट बेसिस, तो मतलब यहाँ पे सेल्स तक कोई जाने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही निकाल लो। और यहाँ पे वही जो प्रेजेंट है प्लस जो WIP आ रहा है। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबव फिगर ओनली फिनिश गुड्स, तो ये अबव वाला सिर्फ फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, इसमें WIP का कोई भी चीज़ नहीं है। नॉट इन WIP गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस। विल बी इन प्रोसेस मतलब WIP, ये है विल बी इन प्रोसेस मतलब 15% ऑफ देयर प्रोडक्शन। मतलब मटेरियल का अगर तुमको WIP निकालना है तो इसका 84,000 का 15%। अगर वेजेस का तुमको WIP निकालना है तो इस 62,500 का 15%। यही तो होता है, इन्हीं दोनों में होता है, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। ओवरहेड तो कहीं दिया ही नहीं है, और कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है तो डेप्रिसिएशन तो किसी काम का नहीं है। तो पहला तो ये होता है तुम्हारा। तो उसके बाद तो ये सब, उसके बाद तुम यहाँ पे आके अटक सकते हो कि फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या लें। तो यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 10% है ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, मतलब 10%, मतलब जो भी आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 10% क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स है। तो यही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तुम यहाँ पे कर दोगे। रॉ मटेरियल स्टॉक मतलब
वो बोला है कि मतलब 2 मंथ ऑफ स्टॉक, मतलब इसका तुम 2 मंथ कर दोगे तो यहाँ पे ये सब आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, लिखा है कि शेष तो 20% कैश पे हो रहा है, मतलब 80% तुम्हारा तुम वो क्रेडिट पे कर रहे हो, तो 80% हो रहा है। तो सेल्स कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, ये 5880। तो इसका पूरा मत कर देना, इसका 80%, ये तुम मिस कर दिए थे, ये गलती है यहाँ पे, ध्यान रखना।